जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल माउंटेन डे की। तो ये दिवस होता है 11 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पर्वतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2003 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और आपको इसके थीम भी ध्यान रखनी है। तो इस वर्ष की थीम है माउंटेन्स बायोडायवर्सिटी। क्या? माउंटेन्स बायोडायवर्सिटी इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वह भी आपकी संडे से शुरू हो जाएगी। तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कुल मिलाकर के 20 वीडियो होंगे और वह जो 20 वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे उसमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो उस सीरीज को भी आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी जो 2 दिन के करंट अफेयर का गैप हुआ है तो उनके प्रश्नों को भी मैं डेली शामिल कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होइए। जो भी आपके छूटे हुए प्रश्न हैं वह भी आपको वीडियो में मिल जाया करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के द्वारा 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं 2 लोग। एक तो है कमला हैरिस और दूसरे हैं जो बाइडन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी कमला हैरिस और जो बाइडन करेक्ट होगा। अब टाइम मैगजीन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये कौन रही? तो ये है भारतीय मूल की एक अमेरिकी बच्ची जिनका नाम है गीतांजलि राव। और अब जाकर के टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाइडन, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, वह इसमें हैं। और दूसरी यहाँ पर है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं टाइम मैगजीन का कवर पेज, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम, ये है जो बाइडन और यहाँ पर है कमला हैरिस। और आपको याद रखना है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये सबसे ज़्यादा 3 बार टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो ये प्रश्न भी आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड 2020 सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिल गया है सोनू सूद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यूके की एक समाचार पत्रिका है जिसका नाम है ईस्टर्न आई और इसी के द्वारा अभी 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड 2020 की सूची को प्रकाशित किया गया। तो सोनू सूद के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो भी हमारे प्रवासी मजदूर थे या फिर जो भी जरूरतमंद लोग थे उनका एक बड़े स्तर पर सहायता की गई थी सोनू सूद के द्वारा। तो इसी के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड 2020 की सूची आई है इसमें शीर्ष स्थान मिला है सोनू सूद को। तो सोनू सूद इसमें रहे पहले स्थान पे। कनाडा की एक कॉमेडियन और यूट्यूबर हैं लिली सिंह, हो सकता है आप इनको जानते भी हो। तो ये इसमें दूसरे स्थान पर रही हैं। 5वें स्थान पे कौन है? तो 5वें स्थान पे हमारे एक सिंगर हैं जिनका नाम है अरमान मलिक। 6ठे स्थान पे है प्रियंका चोपड़ा जोनास। और दक्षिण के जो फिल्म होते हैं उनके अभिनेता हैं प्रभास, वह इसमें रहे हैं 7वें स्थान पे। तो कम से कम आपको पहले स्थान पर कौन रहा उसका नाम जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस राज्य में स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क 1A का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया राजस्थान राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजस्थान में जो हमारा मरुस्थल वाला रीजन है यानी कि रेगिस्तान वाला रीजन है वहीं पर आपको मिलेगा पोखरण। तो पोखरण में है फील्ड फायरिंग रेंज और यहीं पर अर्जुन मार्क 1A या फिर जिसे हम लोग हंटर किलर नाम से जानते हैं उस टैंक का परीक्षण किया गया। तो ये इसका लास्ट टेस्ट था जो कि सफलतापूर्वक भारतीय सेना और DRDO के द्वारा किया गया है।
अब आपको अर्जुन मार्क 1A के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि DRDO ने चेन्नई के कंबाइंड व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसका निर्माण किया है। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन मार्क 1A जो कि एक टैंक है, इसका अभी सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जापान देश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अगर आपको याद हो तो इसी माह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2021 में जो फीफा क्लब विश्व कप है उसकी मेजबानी कर रहा है कतर। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या कतर को यहाँ पर जो मेजबानी दी गई थी उसको छीन लिया गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। दरअसल जो 2020 में फीफा क्लब विश्व कप होने वाला था इसका आयोजन किया जाना था कतर में, लेकिन 2020 में कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया। तो कोविड-19 के कारण नहीं हुआ है, तो अब इसका आयोजन 1 से लेकर के 11 फरवरी तक होगा। यानी कि जो 2020 वाला है इसका आयोजन 1 से लेकर के 11 फरवरी 2021 में किया जाएगा और ये आपका होगा कतर में। जबकि जो 2021 वाला है उसका आयोजन किया जाएगा जापान में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 2021 में 2021 वाला जो फीफा क्लब विश्व कप है उसका आयोजन किया जाएगा। फीफा की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय है ज्यूरिक में जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 2020 वाला जो 21 में फरवरी में होगा वह आपका कतर में होगा और 2021 का जो मेन वाला है वह आपका जापान में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इटालियन क्लब नापोली स्टेडियम का नाम बदलकर किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो अभी आपको पता होगा कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है डिएगो माराडोना, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और अब इन्हीं के नाम पर इटालियन क्लब नापोली स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अब ये जो स्टेडियम है इसका नाम कर दिया गया है डिएगो आर्मांडो माराडोना स्टेडियम। तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश ने HL2M टोकामैक रिएक्टर को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है चीन ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हो सकता है कि आपने इसके बारे में न्यूज़ में भी पढ़ा हो और इसे कृत्रिम सूर्य का दर्जा दिया गया है। क्यों दर्जा दिया गया है? तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। अब जो भी हमारी परमाणु भट्टियाँ होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे होते हैं, उन सभी के बारे में आपको इतना तो पता होगा कि ये हमारे न्यूक्लियर फिजन की अपक्रिया पर आधारित होती हैं, जिसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक बड़े परमाणु वाला जो नाभिक है वह टूटता है, छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है और अपार मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा जनरेट होती है। लेकिन चीन ने यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा काम कर दिया है। इसके द्वारा जो HL2M टोकामैक नाम का रिएक्टर बनाया गया है, इस रिएक्टर की खास बात है कि यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में जानते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे सूर्य के अंदर ऊष्मा होती है वह नाभिकीय संलयन की अपक्रिया पर आधारित होती है। यानी कि उसमें आपके हाइड्रोजन मिलते हैं और इनके द्वारा हीलियम बनता है और हीलियम के साथ साथ यहाँ पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा जनरेट होती है। लेकिन अब चीन वालों ने जो ये बना दिया है, इस रिएक्टर की खास बात यह है कि सूर्य के कोर का जितना तापमान होता है उससे कहीं ज़्यादा ऊष्मा निर्माण की क्षमता इस रिएक्टर के पास में है। तो ध्यान रखिएगा, चीन के द्वारा अभी HL2M टोकामैक रिएक्टर को लॉन्च किया गया है और ये चीन ने बनाया है चेंगडू में। कहाँ पर? चेंगडू शहर में इसका निर्माण किया गया है। एक जरूरी पॉइंट आपको यहाँ से और ध्यान रखनी है, चीन दुनिया के अन्य 6 देश और जो हमारा यूरोपीय यूनियन है इसके द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा रिएक्टर है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होगा, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और ये रिएक्टर आपके फ्रांस के मार्सेली में बनेगा। नाम क्या होगा इसका? तो इसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर जो हमारा रिएक्टर है उसकी बात हुई है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा रिएक्टर है वह आपके फ्रांस देश में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है राजेश बिंदल जी की।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है राजेश बिंदल जी, और अब ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अभी तक जो ये हमारा उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर वाला, इसके मुख्य न्यायाधीश थी गीता मित्तल जी। कौन? गीता मित्तल जी इसकी मुख्य न्यायाधीश थी, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी कि ये सेवानिवृत्त हो गई, और उसके बाद में इन्हीं के स्थान पर यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 का उपयोग किया गया और उसी के माध्यम से राजेश बिंदल जी की नियुक्ति कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय की, तो ये आपको मिल जाएगा श्रीनगर और जम्मू में, यानी कि समर में हमारा श्रीनगर में होता है और विंटर में ये आ जाता है जम्मू में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, यानी कि सबसे अच्छा शब्द या सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा रहा? तो ये शब्द है पैंडेमिक, यानी कि महामारी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब डिक्शनरी.com ने यह बताया कि जब से कोरोना वायरस का प्रसार शुरू हुआ है पूरी दुनिया में, उस दौरान जो पैंडेमिक नाम का शब्द है, इसके सर्च में 13,575% की वृद्धि हुई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस शब्द को सर्च किया गया, और इसीलिए यहाँ पर डिक्शनरी.com के द्वारा पैंडेमिक को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, उसने भी पैंडेमिक को शब्द ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, और जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इसके द्वारा क्वारंटाइन नाम का जो शब्द है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के द्वारा प्रत्येक वर्ष पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है सबमरीन डे की। तो ये दिवस होता है 8 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो मुख्य रूप से जो भी हमारी नौसेना में सबमरीन अपनी सेवाएं दे रही हैं, उन सभी की स्मृति में, या फिर जो भी हमारी नौसेना में शहीद जवान रहे हैं, यानी कि जिन्होंने देश की सेवा में अपना बलिदान दे दिया, उन सभी की स्मृति में या फिर उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अब 8 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 8 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1967 की बात है, और उस समय हमारी भारतीय नौसेना में पहली पनडुब्बी INS कलवरी को शामिल किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष यह जो दिवस है वह इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि विशाखापट्टनम से जो हमारी पनडुब्बी संचालित होती है, जिसका नाम है INS वीर बहू, तो इसने भी नौसेना में शामिल होने के अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, INS वीर बहू ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं, और INS कलवरी हमारी भारतीय नौसेना की पहली सबमरीन थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय जू प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में चिड़ियाघर को मान्यता दी गई? तो यहाँ पर 2 राज्यों में चिड़ियाघर को मान्यता दी गई है। एक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है बिहार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी कि उपरयुक्त दोनों करेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पर सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जिसे हम लोग केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, इसकी 37वीं जनरल मीटिंग का अभी आयोजन किया गया, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा यहाँ पर यह घोषणा की गई कि जो बिहार में राजगीर जो सफारी है, ये अब एक चिड़ियाघर होगा, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो चिड़ियाघर बन रहा है, जिसका नाम है सईद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, तो इन दोनों को हमारे नए चिड़ियाघर के रूप में केंद्रीय जू प्राधिकरण के द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह भी कहा कि अगले 10 वर्षों में हमारे देश के जो 15 चिड़ियाघर हैं, उनको हम लोग वैश्विक मानकों के आधार पर डेवलप करेंगे, यानी कि जो भी वैश्विक स्तर के सबसे बेहतरीन चिड़ियाघर हैं, उनके आधार पर हम अपने यहाँ पर भी 15 जू को डेवलप करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय है, उसके अधीन यह एक निकाय है। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर वीमेन स्कीम को लॉन्च किया गया, यानी कि महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई? तो ये स्कीम लॉन्च कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अब ये स्कीम है क्या, यानी कि आत्मनिर्भर वीमन स्कीम है क्या? तो इस स्कीम के अंतर्गत मान लीजिए आप कोई महिला हैं, ये आपको केवल मानना है, पुरुष भी मान सकते हैं कि आप कोई महिला हैं और आपको बैंक में जाना है किसी भी प्रकार के ऋण के लिए। तो आप बैंक में जाएंगे अगर, तो जो सभी को ऋण मिलता है जिस दर पर, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है आपका, उस इंटरेस्ट रेट से 0.5% की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आप जा रहे हैं और आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है 8.5% पर, यानी कि इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो अगर आप अपनी पत्नी को भेज देंगे तो उस स्थिति में आपको मात्र 8% ही यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये शुरू कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। मुख्यालय है गुजरात के वडोदरा में और इसके अध्यक्ष हैं हसमुख आधिया और एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा जी। तो संजीव चड्ढा जी के द्वारा इसे बेंगलुरु में अभी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये इस्तीफा दे दिया है रोमानिया के प्रधानमंत्री ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी यहाँ पर आम चुनाव हुए, यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है वह चुनाव संपन्न हुआ और उस दौरान इनकी जो पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लिबरल पार्टी, तो इस पार्टी को हार मिली है और इसी के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है क्लाउस आयोहनिस, इन्होंने रक्षा मंत्री निकोले इनोवल सिवका को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा में रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। बाकी रोमानिया देश आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी आपको बुकारेस्ट में मिलेगा। मुद्रा यहाँ की है ल्यू और ये आप लोकेशन देख सकते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक देश है रोमानिया, जो कि ब्लैक सी के साथ में भी अपनी सीमा को एक्सेस करता है। किसके साथ में ये अपनी सीमा बनाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे मालडोवा है, उसके बाद में ऊपर यूक्रेन मिल जाएगा, यहाँ पर है हंगरी, उसके बाद में है सर्बिया, यहाँ पर है बल्गारिया। तो इन 5 देशों के साथ में रोमानिया अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है जेना वॉल्ट्रिज को। एनिका सोरेस्टैम को। किसे? एनिका सोरेस्टैम को यहाँ पर चुना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ संघ की बात करते हैं तो जैसे हमारे फुटबॉल के लिए फीफा होता है, क्रिकेट के लिए आईसीसी है, उसी प्रकार से जो वैश्विक स्तर पर आपके गोल्फ के खेल होते हैं उनके लिए प्रशासनिक निकाय है अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ संघ। तो स्वीडन की पूर्व खिलाड़ी रही है गोल्फ की जिनका नाम है एनिका सोरेस्टैम और ये 1 जनवरी 2021 से वर्तमान अध्यक्ष पीटर डाउसन का स्थान लेंगी, यानी कि इनके स्थान पर इनको फिर से चुना गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ संघ की तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लुज़ेन में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष के रूप में एनिका सोरेस्टैम को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ताजपुर में राज्य के पहले डीप सी पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले आप थोड़ा सा ये जानिए डीप सी पोर्ट होता क्या है। अब देखिए, जो हमारी भारी जहाज होती हैं उनको अगर आपको पानी में दूर तक लेके जाना है तो उसके लिए जो हमारा समुद्र होता है उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी भारी जहाज होती हैं और अगर सरफेस काफ़ी ज़्यादा उथला होगा तो इनको यहाँ में चलने में दिक्कत होती है। तो पश्चिम बंगाल में आपको वैसे 2 पोर्ट पहले से मिलेंगे, एक तो आपका कोलकाता वाला है, एक है हल्दिया। और अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है उसके द्वारा पूर्वा मेदिनीपुर के ताजपुर में राज्य के पहले डीप सी पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है और यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है कि हम इससे 25,000 लोगों को रोजगार देंगे और 15,000 करोड़ के निवेश को भी आकर्षित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ताजपुर में पश्चिम बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट बनेगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है जेना ओल्ड्रिज को। किसे? जेना ओल्ड्रिज को यहाँ पर चुना गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के बारे में कि वह गोल्फ के लिए एक प्रशासनिक बॉडी है
उसी प्रकार से वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करते हैं तो स्क्वैश नाम का जो हमारा खेल होता है उसके लिए वैश्विक स्तर पर गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। तो इंग्लैंड की है जीना उल्ड्रिज और अब ये जैक्स फोर्टेन के स्थान पर नई अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। बाकी अगर हम लोग वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करते हैं तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको इंग्लैंड के हेस्टिंग में मिलेगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में 36वां सार्क चार्टर डे कब मनाया गया? तो ये दिवस आपका मनाया गया है 8 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सार्क चार्टर डे होता क्या है? तो सार्क के जो भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा 8 दिसंबर 1985 को जो हमारे सार्क का चार्टर है उसको अडॉप्ट किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा सार्क नाम का समूह है उसकी स्थापना 8 दिसंबर को हुई थी और इसीलिए जो भी हमारे सार्क समूह के देश हैं उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। सार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय आपको इसका मिल जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में और श्रीलंका के इसाला रुआन बीराकुन वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। सार्क के देशों की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कुल 8 देश हैं। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और है भारत। आपको यहाँ पर नीचे कमेंट में ये बताना है कि इसमें से कौन सा देश ऐसा है जो कि सार्क में शुरुआत में नहीं था। उस देश का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। आइए अब चलते चलते कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं जो संभवतः आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फिनलैंड देश ने अभी ये घोषणा की है कि जब कोरोना की वैक्सीन बनकर के आ जाएगी तो हम अपने देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में इसकी वैक्सीन वितरित करेंगे। तो ये घोषणा की है फिनलैंड देश ने। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका नाम था पाओलो रासी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे अमेरिका के एक टेनिस खिलाड़ी थे जिनका नाम है डेनिस राल्स्टेन। ये 5 बार के टेनिस ग्रैंड स्लैम डबल के विजेता रहे थे। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। निधि वाढेरा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रोमांसिंग टारगेट्स गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप्स। तो ये आपके प्यार मोहब्बत पे नहीं है। रोमांसिंग टारगेट्स गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप ये पुस्तक आधारित है कि जो आपके सेल की दुनिया होती है उसमें आप किस प्रकार से सफल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा निधि वाढेरा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे बात करें तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारा वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें भारत की जो विकास दर है वह -8% रहेगी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसके उपराज्यपाल हैं RK माथुर जी। तो इनके द्वारा अभी लद्दाख साहित्य महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि ये जो लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है इसका विषय क्या है। तो इसका विषय आप नीचे कमेंट में बताएंगे। यूनाइटेड किंगडम के साथ में अभी सिंगापुर के साथ में 17.6 मिलियन पाउंड के मुक्त व्यापार समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। और एक जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। नासा का जो आर्टेमिस मिशन है वह आपके चंद्रमा के लिए है और 2024 में ये प्रस्तावित है। नासा का यहाँ पर प्लान है कि कुल मिलाकर के 18 एस्ट्रोनॉट को हम लोग यहाँ पर भेजेंगे। 18 एस्ट्रोनॉट में से 9 आपके मेल होंगे यानी कि 9 पुरुष होंगे और 9 यहाँ पर महिलाएं होंगी। और इसी में अभी हमारे भारतीय मूल के राजाचारी को भी नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन के लिए चयनित किया गया है। तो यह संभव है कि राजाचारी भी 2024 में अंतरिक्ष में जाएंगे यानी कि चंद्रमा पर ये लैंड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल मैंने आपसे पूछा था कि स्लीनेक्स नाम का जो अभ्यास है यह भारत और श्रीलंका के बीच में कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ था श्रीलंका के त्रिंकोमेली में। कहाँ पर? त्रिंकोमेली में ये अभ्यास हुआ था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स अभ्यास होता है और ये आपका हुआ था त्रिंकोमेली में। श्रीलंका के साथ में एक और अभ्यास हम करते हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति अभ्यास। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि अभी जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई है इसमें हमारा कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है, यानी कि भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा है उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।